हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बेइंग इंजीनियर। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर आकाश गुप्ता और हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस पर लेक्चर्स शुरू किए हैं। मैंने कुछ साल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया और मुझे जितना समझा या मैं जितना आपको समझा सकता हूँ मैं बिल्कुल भी कोशिश करूँगा कि आपको ये बिल्कुल हार्ड ना लगे। ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप इसे अच्छी तरह से कवर कर सकते हो। और अगर आप इसमें मास्टर कर लेते हो तो आपको दोस्तों किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को हैंडल करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होंगी। बिल्कुल जनरल बातें हैं, आपको जनरल तरह से ही मैं बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो इसके पहले मैंने आपका एक लेक्चर लिया है, उसमें एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, उसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और हमें मैनेजमेंट किस चीज़ का करना है उसके बारे में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, शुरू करेंगे हम। प्रोजेक्ट साइकिल, प्रोजेक्ट साइकिल से शुरू करना है। तो दोस्तों इसमें तीन फेज़ है हमारे। सबसे पहला है फॉर्मुलेशन, उसके बाद हमें देखना है इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में देखना है कमीशनिंग। ओके, तो क्या होता है फॉर्मुलेशन? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आपको अपना छोटा सा घर बनाना है और आप उस घर के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर हो। ओके, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि हमें क्या क्या लगने वाला है, कब लगने वाला है, कितनी क्वांटिटी में लगने वाला है। तो ये क्या हो गया, आप सोच रहे हो मतलब आप फार्मूलेशन कर रहे हो। मतलब पहला साइकिल का फेज क्या है हमारा? फॉर्मुलेशन, मतलब सोचना कि क्या करना है। अब इसके बाद क्या है दोस्तों? इम्प्लीमेंटेशन। आपने सोच लिया, आपको पता है कि हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें किसे बुलाना है, कितने लेबर्स को बुलाना है, किस इंजीनियर को बुलाना है। ओके, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको अब इम्प्लीमेंटेशन करना है उस चीज़ का कि आपको कब बुलाना है और किस तरह बुलाना है। ठीक है, तो आपने अपना काम शुरू कर लिया, उन लोगों को बुला लिया, आपने सभी मटेरियल बुला लिया, आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन का अच्छी तरह इस्तेमाल किया और आपने काम शुरू कर दिया। ये है आपका इम्प्लीमेंटेशन। और आखिरी साइकिल का फेज़ है आपका कमीशनिंग। अब कमीशनिंग मतलब क्या है कि आपने आपका काम पूरा कर लिया है और आखिरी में आपने उस घर की चाबी आपके ओनर को देनी है। ठीक है, अब कमीशनिंग में सिर्फ चाबी देने की बात नहीं होगी, आपने आपका जो वर्क है अप टू मार्क किया है, आपने सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लिए हैं, सभी परमिशनिंग मतलब जितना भी ऑफिशियल काम था, साथ ही साथ जो ऑन फील्ड काम था, ये ख़त्म होने के बाद में आपने जो फाइनली उसे उस प्रोजेक्ट को क्लोजर करके आपका फाइनल वर्क सबमिट किया है उसे कहेंगे आप कमीशनिंग। ओके, तो आपको तीन साइकिल की फेज समझ गए होंगे और मैंने आपको एग्जांपल से समझाया तो वो भी आपको आसान हो गया होगा। अब इसके बाद में देखना है हमें प्रोजेक्ट टाइप्स। अब टाइम्स के लिए तो कोई टाइप ऑफ प्रोजेक्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये क्राइटेरिया दिया हुआ है आपके प्रोजेक्ट टाइप डिसाइड करने के लिए। तो आपका प्रोजेक्ट किस किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे वो क्राइटेरिया हम देखेंगे। अब सबसे पहले दिया है टाइम स्केल। दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट के लिए टाइम स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट एक महीने में ख़त्म होने वाला है या एक साल में ख़त्म होने वाला है या 10 साल में ख़त्म होने वाला है, इस बेसिस पर आपको आपका प्रोजेक्ट का टाइप डिसाइड करना होगा। मतलब वो माइनर है कि मीडियम है कि मेजर है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है टाइम स्केल। अब उसके बाद है नेक्स्ट कॉस्ट। दोस्तों आपका प्रोजेक्ट कितनी कॉस्ट का है, अब वो 25 लाख में होने वाला है, 1 करोड़ में होने वाला है कि 10 करोड़ में होने वाला है, इस बेसिस पर भी आपका प्रोजेक्ट का टाइप डिसाइड करना पड़ेगा हमें। ओके, अब इसके बाद है पर्पस। अब दोस्तों आपका पर्पस और प्रोजेक्ट क्या है? जैसे कि एग्जांपल में हमें घर बनाना है। अभी कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कि आपको डेयरी मिल्क के लिए फैक्ट्री बनानी है। ओके, आपको किसी माइनिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है। मतलब आपका प्रोजेक्ट का एम क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपको फाइनली आपका जो एम है वो अचीव क्या करना है, उस बेसिस पर भी आपका प्रोजेक्ट का टाइप डिसाइड करेंगे हम। अब उसके बाद है डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब दोस्तों आपके प्रोजेक्ट को क्या क्या लगने वाला है, जैसे कि मैंने बताया था छोटा सा घर बनाना है तो घर के लिए आपको सीमेंट सैंड एग्रीगेट जो जो लगने वाला है, ईटा लगेंगी। अब ये सब चीज़ें आप बाहर से बुलाने वाले हो या आप इन सभी को अपने साइट पर बनवाने वाले हो? छोटे घर की बात छोड़िए, अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट देखते हो जैसे कि हाईवे देखिए, हाईवेज में क्या होता है, ब्रिजेस बनाने होते हैं, ब्रिजेस के लिए आपको ऑन फील्ड पर ही सब अरेंजमेंट करनी पड़ती है, आपके लेबर्स के रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है, साथ ही साथ आपको प्रीकास्ट मेंबर बनाने पड़ते हैं, ब्रिज डेक्स के लिए बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आप ऑन फील्ड बनाओगे तो आपका पैसा बचेगा, आपकी इकोनॉमी बचेगी, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा और इस बेसिस पर भी आपका टाइप ऑफ प्रोजेक्ट डिसाइड होगा। उसके बाद है सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मीन्स आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और माइनिंग।
तो आपका प्रोजेक्ट किस इकोनॉमिक सेक्टर से बिलोंग करता है, एक एग्रीकल्चरल सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है या माइनिंग सेक्टर है, मतलब ऐसे कई सारे सेक्टर है दोस्तों। तो इस बेसिस पर भी आपका टाइप ऑफ प्रोजेक्ट डिसाइड होगा। इसके बाद है अपना ओनरशिप। ओनरशिप में आएगा आपका पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर। तो आपका प्रोजेक्ट किस बेसिस पर है, अगर आप छोटा घर बनाने वाले हो तो वो आएंगे आपका पब्लिक, प्राइवेट में सॉरी, ओके। तो आप एक इंडिविजुअल से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट होने वाले हो या आपको गवर्नमेंट से इन्वॉल्व करवाना है मतलब पब्लिक से। तो दोस्तों अलग अलग टाइप ऑफ सेक्टर ओनरशिप पर भी आपका टाइप ऑफ प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा, ठीक है। और स्पेसिफिक पर्पस, लास्टली आपका स्पेसिफिक पर्पस क्या है, उस बेसिस पर भी आपका टाइप ऑफ प्रोजेक्ट डिसाइड होगा, ओके। तो नेक्स्ट देखेंगे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होना चाहिए, उसमें किस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। तो एग्जाम्पल हमें तो पता है, हम एक ही एग्जाम्पल को लेंगे कि अगर आपको घर बनाना है तो आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किल्ड इंजीनियर्स, मतलब आपको जो जो लगने वाला है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ठीक है। तो क्या किस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा और वो क्या वर्क करेगा कि इनोवेटिव अप्रोचेस टू ओवरकम प्रॉब्लम्स। आपने जो जिन लोगों को भी आपका घर बनाने के लिए चूज़ किया है वो इनोवेटिव होना चाहिए, जिससे आने वाले हर प्रॉब्लम्स के लिए वो तैयार रह सके। अगर आपने अच्छा और एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर को हायर किया है तो वो आने वाले हर तकलीफ के लिए रेडी रहेगा। अगर आपका घर एक ऐसी काली मिट्टी वाली जगह पर बनाना है जहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो आपको तो पता है कि आपका घर स्ट्रांग बनना चाहिए, उसके लिए आपका फुटिंग काफ़ी मजबूत होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपने एक ऐसा इंजीनियर हायर कर लिया कि जिसे बिल्कुल पता नहीं है कि फाउंडेशन किस तरह से देना चाहिए या किस तरह का फाउंडेशन हमें खेती वाली मिट्टी पे देना है, तो आपका घर बिल्कुल भी मजबूत नहीं बन पाएगा। मीन्स आप समझ रहे हो कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हर एक इंसान, चाहे आपने एक सादा लेबर बुलाया है या अच्छा इंसान मतलब जो सिविल इंजीनियर है उसे बुलाया है, आपने हर किसी को अच्छी तरह से परख कर ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेना है, जिससे कि आपका जो भी फाइनल प्रोजेक्ट है वो परफेक्ट बनेगा, ठीक है। साउंड एंड एक्सपीरियंस बेस्ड सॉल्यूशन, मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, उनमें कैपेबिलिटीज़ है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है आपके प्रोजेक्ट के टाइम में वो बिल्कुल भी परफेक्ट सॉल्यूशंस के साथ में ओवरकम कर सकेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन। मतलब क्या है कि अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो कहा है और जो कहा गया है, जिस डिज़ाइन क्राइटेरिया में कहा गया है, जिस क्वालिटी में जिस क्वांटिटी में कहा गया है, अगर वो उससे डिलीवर नहीं कर सक रहे हैं, अगर ऑन फील्ड पे आपने उन्हें कहा है कि हमें इस क्वालिटी का घर बनाना है लेकिन वो अगर उस क्वालिटी का घर नहीं बना सकते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन फेलियर होगा। तो आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि आपने जो कहा है और जो हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह कर रहा है या नहीं, इस पर पूरा पूरा ध्यान होना ही चाहिए। और आखिर में कमीशनिंग, मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनल स्टेज तक लाकर आपको आपका फाइनल प्रोजेक्ट दे सकता है या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमें देखेंगे दी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुल बी ऑफ थ्री टाइप्स। तो हमें थ्री टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं। पहला है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो भी फंक्शन है उसे फुलफिल करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। उसके बाद में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अदर देन फंक्शन हमें कुछ बेसिक नीड्स या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम जो कंप्लीट करवाना होता है ऑन फील्ड पर, उसके लिए भी हमें स्टाफ चाहिए होता है। और लास्ट है हमारा प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है कि जो सिर्फ प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करेंगे वो होगा हमारा प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इस तरह से हमें तीन स्ट्रक्चर पे अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना होता है, ठीक है। अब इसका अगर एग्जांपल देना की बात करें, अब फिर से हम अपने घर पे आएंगे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, एग्जांपल हो गया हमारा इंजीनियर। इंजीनियर क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा होगा जो आपको क्या करेगा, फंक्शन से जो भी हमारे घर के हमें जो भी लगने वाला है, कितना लगने वाला है, डिज़ाइन क्राइटेरिया, मैप, साइट इंजीनियर की प्लानिंग, ये सभी बातें हमें वो इंजीनियर देंगे, मतलब फंक्शनल हो गया। उसके बाद मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा दोस्तों, हमें जो पानी लगने वाला है, हमें एक ऐसे दो तीन लोग चाहिए होंगे जो आपको पानी सप्लाई करे, इलेक्ट्रिक सप्लाई करे, जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो ला कर दे, मतलब मैट्रिक्स हो गया। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको ऑन फील्ड चाहिए तो उसके लिए भी आपको दो तीन लोग लगने पड़ेंगे।
तो वो आएंगे हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। और थर्ड वन है हमारा प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हो गया, लेबर। आपके प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए आपको लेबर की ज़रूरत होगी, तो वो आपके प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अगर आप बहुत बड़ी बड़ी साइट पे जाते हो तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, सबसे बड़ा जो पोजीशन होगा चीफ एग्जीक्यूटिव का। ओके। और चीफ एग्जीक्यूटिव हमारा डायरेक्ट अंडर कंट्रोल होता है ओनर के। ओके। अब चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर में कौन आएगा, हमारा चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके। उसके बाद आएगा हमारा प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी जनरल मैनेजर। उसके बाद आएंगे हमारा सिविल स्ट्रक्चरल जनरल मैनेजर। उसके बाद इलेक्ट्रिकल जनरल मैनेजर एंड मैकेनिकल जनरल मैनेजर। ये सभी आपको बड़ी बड़ी फील्ड में मिल जाएंगे। ठीक है। अब जो चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर है उनके अंडर में काम करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, जैसे कि ABC। और प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में काम करेंगे मैनेजर। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है हमें। ओके। तो आपको डायग्राम से समझ गया होगा। सबसे बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव, बाद में है चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, बाद में जनरल मैनेजर और बाद में मैनेजर। ठीक है। अब दोस्तों हमें किन फैक्टर को देखना है, the factors to be taken into account for development of a project organization। ठीक है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना है तो आपको किन बातों का ध्यान देना है। दोस्तों आपका एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने एग्जाम्पल हमेशा साथ रखना है, कौन सा, छोटे से घर का। अब इसको हम घर से रिलेट करेंगे और इन सब बातों को समझ के लेंगे। अब देखिए क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल define an ideal organization so that the weaknesses of existing organization could be foreseen। ठीक है। अब अगर आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन करना चाहते हो तो आपके पास में अगर पहले से कोई टीम है तो आपने देखना है कि वो टीम आपके इस प्रोजेक्ट के लिए कॉम्पेटिबल है क्या नहीं। अगर आपकी टीम में कुछ खामियां हैं तो आपने उन्हें दूर करना है, अपने जितने भी वीकनेसेस है उन्हें दूर करना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, the project organization should be adaptable to changes as the project moves from phase to phase। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आने वाली हर चेंजेस के ऊपर, जो भी हमारी चेंजेस आने वाली है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए उन्होंने। ठीक है। अगर आपने सोचा था कि हमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाना है और ग्राउंड फ्लोर में के बाद आपने सोच लिया कि फर्स्ट फ्लोर भी बनाना है, तो इन चेंजेस को और उन चेंजेस में आपका ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपकी टीम है वो किस तरह काम करती है। ठीक है। तो उस टीम ने इस सभी चेंजेस को अच्छी तरह से अडॉप्ट करना आना चाहिए। उसके बाद है द नंबर्स और द टाइप ऑफ पर्सनल एंड देयर प्राइम फंक्शन अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड शुड बी डिफाइंड। तो दोस्तों आपने जिन भी लोगों को आपके ऑर्गेनाइजेशन में रखा है वो सभी अच्छी तरह से जानना चाहिए, उन सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हम यहाँ पर क्या काम करते हैं और हमें फाइनली अपने ओनर के लिए क्या देना है। ठीक है। तो आपके जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी अथॉरिटी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, वो सभी उन्हें अच्छी तरह से समझनी चाहिए। ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद है करंट ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज़ एंड द नीड टू एम्प्लॉय द कंसल्टेंट शुड बी असेस। आपने जो फ़िलहाल में ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है अगर उसमें कोई खामियां है तो आपने उसे असेस करना है और अपने कंसल्ट करवाना है, आपने एक अच्छा कंसल्टेंट रखवाना है। ठीक है। जिससे क्या होगा, जो भी परेशानी आने वाली है उसे हम दूर कर सकते हैं। और लास्ट वन, मोटिवेशन एंड कमिटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ग्रुप्स शुड बी एंश्योर्ड। आपने जो ऑर्गेनाइजेशन चूज़ किया है वो पूरी तरह से आपके काम पर फोकस होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ काम कह दिया, उन्होंने कुछ तो भी कर दिया, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपको अपना काम परफेक्ट करवाना है और आपको आपका आउटकम अच्छा लेना है तो आपके इस टीम में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।